हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो एक्सरसाइज कराई जा रही हैं या इंट्रोडक्शन कराए जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप वीडियोज़ को जो है पूरा वॉच कीजिए। ओके, और जो भी नीडेड चिल्ड्रन है, ठीक है ना, जिसको ज़रूरत है, प्लीज़ आप उसको भी शेयर करें। ओके, सो मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है बच्चे। तो इसमें कुछ मैंने मैथमेटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको समझना तभी पॉसिबल है जब आपको कुछ मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ें बता दूंगा। देखिए ज़रा, एक मैंने हेडिंग डाली हुई है सबसेट, ठीक है ना। इधर अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है सबसेट, ठीक है। देखिए एक्चुअली एक वर्ड है इसमें सब, ठीक है। तो सब का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, पार्ट, ठीक है। जैसे सब डिवीजन, ओके, या सब जूनियर। तो पार्ट ऑफ अगर हम कहें, ठीक है, तो सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ सेट। पार्ट ऑफ सेट कहने का मतलब है कि एक सेट होगा जो दूसरे सेट का क्या होगा, पार्ट होगा। आइए जरा एक बार देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, मान लीजिए 1,2। एक मैं सेट कंसिडर कर रहा हूं 1 2 3 4। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एलिमेंट 1 और 2 जो ए में है वही एलिमेंट 1 2 बी के पास भी है। इसका मतलब मैं लिखूंगा ए इज अ पार्ट ऑफ बी। बोलो, है ना, कि जो ए है ना वो बी का क्या हो गया, हिस्सा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पूरे का पूरा जो एलिमेंट है ए के वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ पार्ट ऑफ बोला ना मैंने, ए इज अ पार्ट ऑफ बी। और पार्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ का मतलब होता है सबसेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात आई समझ कि जितने एलिमेंट ए में हैं वो सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं कुछ हम ऐसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको रीड आउट किया जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लाइक इस तरह से, ठीक है, ये, ठीक है। एक ऐसे करके आप जो है सी टाइप में बना दीजिए। ये जो है आपका माय डियर स्टूडेंट, ये सबसेट को डिनोट करने के काम आता है, ये जो सिंबल है। ओके, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बात क्लियर हुई इस एग्जांपल से। अब हम इधर आते हैं। सबसेट की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एक सेट ए है, हम उसको बी का सबसेट तभी कहेंगे, और सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कहा इसने, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट में क्या होगा, सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक मैथमेटिकल इसका कुछ फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, नाउ ए बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज, ये बच्चे जो है ये साइन होता है माय डियर स्टूडेंट इंप्लाइज का, इंप्लाइज। ओके, तो कि अगर ए कोई एलिमेंट है, ये जो स्मॉल ए लिखा है ना, ये कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो अगर ऐसी कोई चीज है कि कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करेगा। ये 100% ट्रू है। दिस इंप्लाइज का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन का ट्रू होना 100% है, ऐसा होगा ही होगा। ओके, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है ए बी का सबसेट है, ठीक है ना, यानी कि ए बी का पार्ट है। तो जो भी एलिमेंट ए में आएगा, भाई ए बिलोंग टू ए का क्या मतलब है, जो भी एलिमेंट ए में आएगा उसका बी में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है। मानते हो बात? अब मैंने जब ये लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो अगर मैं ये लिखूंगा 1 बिलोंग टू ए, ठीक है ना, मानो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 बिलोंग टू ए, ये जो 1 जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। बताओ, क्या 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा? ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। अगर ए बी का सबसेट है
तो अगर 1 ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 को बी से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज का मतलब है कि ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा 100%। 2 ए से बिलोंग कर रहा है तो 2 बी से भी बिलोंग करेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मुलेशन है या जो हम डिनोशन है, ये हम आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोल दिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। ऐसे नहीं लिखा, हर एक पॉइंट जो मैं लिखता हूँ जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा यूज़ बाद में लेटर ऑन एक्सरसाइजेज में होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई होगी। अब उसके अगर हम बात करें, मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी देन इट इज डिनोटेड बाय ए, सबसेट के ऊपर आपने क्रॉस लगा दिया बी। अब एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। लाइक मैंने लिखा ए सेट लिखा मैंने, मान लीजिए 2 3, मैंने एक बी सेट लिखा, मान लीजिए 1 2 5। आपको क्या लगता है, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन से देखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि भाई इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो 2 तो बिलोंग कर रहा है ए से और 2 बिलोंग कर रहा है बी से भी, ठीक है ना। 2 ए में भी है, 2 बी में भी है, लेकिन 3 अगर हम बात देखें, 3 बिलोंग टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है ना। 3 ए से बिलोंग तो कर रहा है लेकिन 3 बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं क्या? नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। उसको कैसे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। हम उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल बातें चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट आने वाले बहुत अच्छे वाले, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे जो डिनोशन मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखी है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसने कहा है कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है तो हम क्या लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं उसका उल्टा बोल दूं कि भाई हर एक एलिमेंट बी का अगर सेट ए में प्रेजेंट हो जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, जैसे बी है, बी का मैंने एग्जांपल ले लिया ए बी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ए का एग्जांपल ले लिया मैंने ए बी सी डी। अब देखो जितने भी बी सेट में एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट हैं। देखो ए ये रहा, बी ये रहा, तो हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बोलो, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो मैंने ये लिखा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब आप मुझे एक एग्जांपल और लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने लिखा कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट हैं मान लीजिए एक्स वाई जेड, और एक बी सेट है उसमें उसके अंदर एलिमेंट है वाई जेड एक्स। इस कंडीशन में आप ये पाओगे कि सर जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये आई कि ए जो है बी का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आप उल्टी कंडीशन देखोगे, मैं यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जितने एलिमेंट बी में हैं वो सारे एलिमेंट ए में भी तो प्रेजेंट हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। और याद करो मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट बताया था इक्वल सेट्स क्या होती हैं। इक्वल सेट्स याद करो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर 2 में। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते थे कि जब सेम एलिमेंट्स एक सेट में हो और वो सेम एलिमेंट्स बी सेट दूसरे सेट में भी हो। यानी कि अगर दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या बोला मैंने? अगर 2 सेट्स में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स। तो हमने क्या पाया कि ये दोनों सेट इक्वल भी तो हैं। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया? दीज आर ऑल्सो द इक्वल सेट्स, दीज आर ऑल्सो द इक्वल सेट्स। तो मैंने क्या एक चीज यहां से कंक्लूजन निकाला कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इन दोनों बातों से एक रिजल्ट निकला कि दोनों क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वल सेट्स। दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट को अगर मैं समराइज कर दूं कि भाई इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो यहां से बेटा इन दोनों पॉइंट से कंक्लूजन निकलता है कि भाई ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा समराइज मैं करता हूं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां पे नोट में डाल लीजिएगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड का मतलब है नेसेसरी कंडीशन आ गई कि भाई ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, दिस इंप्लाइज दैट, डबल इंप्लीकेशन डाल रहा हूं, दिस इज द डबल इंप्लीकेशन साइन, डबल इंप्लीकेशन इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी। अब कहेंगे सर ये क्यों डाल दिया, इसका मतलब है भाई अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी इक्वल होंगे, और अगर मैं ये बोल देता हूं कि ए इक्वल टू बी है तो क्या ये दोनों चीजें सही नहीं होंगी, यानी कि दोनों तरफ से बात सही चल रही है। अरे यार ये बताओ, हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ अगर ठीक है तो ये ठीक होगी, बिल्कुल 100% ट्रू है, और अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखने से ये लिख सकते हो, ये लिखने से ये लिख सकते हो। इस डबल इम्प्लीकेशन का ये मतलब होता है, या फिर टू वे इम्प्लीकेशन भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से 100% आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर दो सेट हैं, एक सबसेट दूसरे का सबसेट हो जाए और उसका रिवर्स कंडीशन भी पॉसिबल हो, तो दोनों क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वल सेट्स। बात हुई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने रिजल्ट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, वैसे वो तो उधर अलग है, और एक ये स्टार डाल देता हूँ। बेटा ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैं मिसलेनियस एक्सरसाइजेस में यूज करूंगा। ठीक है, फिर आप ये मत कहिएगा सर कहाँ से आ गए ये रिजल्ट्स, इसलिए कहता हूँ इंट्रोडक्शन जो है किसी भी चैप्टर की जान पहचान, ठीक है ना, जहान जो भी बोलना है सब कुछ होता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल सेट की बात आ गई। अच्छा अब आप ये बताओ, अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देता हूँ, 3 पॉइंट हो गए ना। फोर्थ पॉइंट है ए इज इक्वल टू ए। क्या कोई भी सेट खुद का सबसेट नहीं होगा? अब ये बताओ ना, एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट ए भी 1 2 3 है, तो दोनों आपस में तो क्या होंगे? ठीक है ना, एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो एवरी सेट, कोई भी सेट अपने बराबर होता है, बस इतना ध्यान रखें। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। 5th पॉइंट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाई क्या था, याद करो। फाई था हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है ना, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट। आपने पढ़ा हुआ होगा कि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। ऐसे ही फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना, जब मैं सबसेट लिखूंगा किसी सेट के, ठीक है, तो फाई जो है ना उसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई मैं सबसेट लिखना चाहता हूं, मैंने एक सेट लिया ए, उसमें मैंने लिखा 1 2 3 4, या 1 2 ही ले लो हाल फिलहाल। ठीक है, अगर मुझे इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखने हो, बताओ पॉसिबल सबसेट्स, इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे ये बताओ। सबसे पहले तो फाई आएगा। ठीक है ना, अब आपको कि सर फाई क्या है? ये एम्प्टी सेट है, ये हर एक सबसेट के अंदर, हर एक सेट के अंदर प्रेजेंट होगा ऑटोमेटिकली। अब आप ये बताओ, अगर इस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो फाई आ गया। अगर मैं पॉसिबल सबसेट लिखूं किसके? ए के, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो फाई आ गया। फिर आ गया 1। ठीक है ना, अब किसी भी सेट को मैं ब्रेसेस के अंदर शो करता हूं कि नहीं करता? अब ये बताओ 1 क्या इसके अंदर है? हाँ जी, तो ये क्या हो गया? 1 जो है सबसेट हो गया किसका? ए का। फिर 2,
अब बताओ क्या 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर? हाँ जी डेफिनेटली प्रेजेंट है। और लास्ट में आ गया माय डियर स्टूडेंट 1 2, क्या आ गया 1 2। अब देखो ना, मैंने कहा था हर एक जो सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया इसने, ये क्या है सेट। तो ए जो है ए का ही सबसेट है या नहीं है, बोलो ए जो है ए का सबसेट है या नहीं है? डेफिनेटली है। तो ए इक्वल टू ए भी बोल सकते हो या ए इज अ सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। और डेफिनेटली ये तो सबसेट है ही किसका, ए का, ये भी ए का सबसेट है। तो प्रॉपर ये जो है हमने पॉसिबल सबसेट लिख दिए किसके, सेट ए के। तो उसमें फाई भी आ गया। तो फाई जो है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होगा, यानी कि फाई हर एक सेट का पार्ट होगा। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। यहीं पे मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलता हूं, हाँ एक नोट में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। 5 पॉइंट हो गए ना, ये बेटा छठा पॉइंट आ गया आपका, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या कहना चाहता हूं, देखो यहां पे तो ए बी के इक्वल हो गया था, लेकिन अगर मैं 2 सेट लेता हूं, टेकन 2 सेट्स ए एंड बी, ऑल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है बेटा। कि भाई मैंने एक सेट लिया ए और बी, ठीक है ना, मान लीजिए ए बी का सबसेट है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ए बी के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे तो ए बी के इक्वल हो गया था, कैसे इक्वल था, दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या कहेंगे, सुपर सेट। अब आप कहेंगे सर क्या बोल गए, ये लो जी एक एग्जांपल ले लो ना, मान लीजिए 1 2 है, बी है हमारा 1 2 3 4 5। अब ये बताओ क्या ए बी का सबसेट है, डेफिनेटली है। क्या ए बी के इक्वल है, आप कहोगे सर डेफिनेटली नहीं, ठीक है ना, ए बी के इक्वल थोड़ी है। अरे यार इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट थोड़ी हैं, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है, 5, ठीक है। तो एलिमेंट तो वैसे भी इक्वल नहीं है, और मेन है सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर आप इक्वल सेट बोल रहे हो ना, तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो सेम एलिमेंट तो दोनों में है नहीं। तो अब इस कंडीशन को जब हम फॉलो करवा रहे हैं कि ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम ए को प्रॉपर सबसेट और बी को सुपर सेट बोलते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट ये 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत। सो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर क्या है बेटा, रियल नंबर, ठीक है। आप मुझे ये बताओ रियल नंबर जो बेटा, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, जो नंबर हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर के अंदर आपको पता होगा रियल नंबर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं होल नंबर यानी कि डब्ल्यू, और इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि जेड, रैशनल नंबर, ठीक है, बोले तो क्यू, इरैशनल नंबर, ठीक है ना। ये सभी किसके पार्ट्स है बेटा, रियल नंबर्स के। तो जो मैंने हेडिंग लगाई है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर का मतलब है कि जो भी मैं इंटरवल्स लूंगा यहाँ पर वो क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके बेटा, रियल नंबर के, ठीक है ना। तो जो भी नंबर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये लीजिए -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, मान लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, या थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब मान लो बेटा मैंने एक इंटरवल ले लिया लाइक 3 से लेके 4 तक, ठीक है, इंटरवल, ठीक है ना, 3 से लेके 4 तक लिया मैंने। तो क्या ये इंटरवल सबसेट नहीं होगा आर का, सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, 3 से 4 का मैंने कोई इंटरवल लिया, ठीक है, तो क्या वो सबसेट नहीं होगा क्या रियल नंबर का, ठीक है ना, डेफिनेटली होगा, क्योंकि 3 और 4 ये बेटा क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है वैसे तो, ठीक है। और ये सब किसके पार्ट है, ये सब किसका हिस्सा है, रियल नंबर्स का हिस्सा है। तो अगर कोई चीज़, अगर कोई सेट
ठीक है ना। अगर कोई इंटरवल किसी दूसरे सेट का हिस्सा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सबसेट नहीं बोलते। इसलिए मैंने लिखा है इंटरवल्स है सबसेट ऑफ आर। जो भी इंटरवल मैं लूंगा वो इस आर का क्या होंगे बेटा, सबसेट होंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका ये हिस्सा होंगे, ये टुकड़ा है ना, ठीक है ना, रियल नंबर्स का, इसलिए ये हेडिंग लगाई है। ओके, अब इसमें जो है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डिनोशंस हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की बात कर लूं यहां पे, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स ऑफ आर, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स ऑफ आर, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ इंटरवल, पहला होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। मान लीजिए यहां पे तो मैंने चलो 3 4 लिया है, मैं इस इंटरवल को ना ए और बी का नाम दे देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं कोई क्लोज्ड इंटरवल है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा कुछ ऐसे। मान लीजिए आपका कोई नंबर है x, कोई नंबर है x, और अगर मेरा इंटरवल क्लोज्ड है तो बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कुछ ऐसे, लाइक जैसे 3,4 है। अभी बताओ 3,4 के बीच मैंने लिखा 3.4, क्या 3.4 3 और 4 के बीच में नहीं आता? आप कहोगे सर डेफिनेटली आता है, ठीक है। ऐसे कोई नंबर है x, ठीक है, तो वो बड़ा है या बराबर है किसके, a के, छोटा है या बराबर है किसके, b के, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे माय डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, ये आपको इक्वल टू के साइन नजर आएंगे। इसको ही हम दूसरे तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें, दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का वो होता है ये a, b, ठीक है जी। क्या बोला मैंने, a, b, ये लो, ये क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। अब जरा इस पे आ जाओ नंबर लाइन पे। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया A, x सच दैट मान लो मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे, ठीक है बेटा। और मैं इसको अगर नंबर लाइन पे लेके जाता हूं, आओ जरा 4 और 5 है ना, तो चलो यहाँ पे 0 ले लो, इधर -1 ले लो, ये आ गया मेरा -∞, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा 6, ठीक है। चलो जी, तो अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देनी है तो मैं क्या करूँगा बेटा, ये जो नंबर है वो 4 के इक्वल है, और ये नंबर 5 के इक्वल है, और उनके बीच में भी है, ठीक है। तो ये कोई रियल नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक आप ऐसे डॉट डालोगे, एक डॉट ऐसे डालोगे, ठीक है, और इस लाइन को भी क्या कर दोगे आप, शेड कर दोगे। अब ये 2 डॉट क्या है बेटा, इसको वैसे तो डार्क या फिर डॉट ही बोल सकते हो, डार्क सर्कल, ठीक है ना, या डार्क डॉट बोल लो, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों नंबर को भी इंक्लूड किया हुआ है, हमने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि 4 और 5 को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। पहले ध्यान से देख लो बेटा एक बार, ठीक है बेटा, बात हुई क्लियर। दूसरा जो है आपका सेकंड आएगा आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, वो आएगी कुछ ऐसे, मान लीजिए ओपन क्लोज लिखा है ना, तो पहले ओपन होगा फिर क्लोज होगा, तो हम लिखेंगे ए, और ये हटा दो जी, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन था ना, ये इक्वल टू का साइन हटा दो, यहाँ पे कोई नंबर ले लो x और लेस देन इक्वल टू b। तो देखा बेटा मैंने ये साइन हटा दिया ना इक्वल टू का, यानी कि अब ये ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। इसको ही आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और करके, और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा कुछ ऐसे, ये जो साइन है ये a, b, ये लो जी, ये जो साइन है ना बेटा ये किसका है, ओपन का, और ये वाला जो साइन है वो किसका है, क्लोज का। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको,
और रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ ऐसे, ये लो जी, ठीक है। ये वाला साइन भी किसके लिए है बेटा, ओपन के लिए। ये वाला साइन किसके लिए है, ओपन के लिए। और ये वाला साइन किसके लिए है, क्लोज्ड के लिए। ये वाला साइन किसके लिए, ये भी ओपन के लिए ही यूज होता है, ठीक है। और ये वाला साइन तो क्लोज के लिए है ही। तो 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बेटा। तो कोई भी आ सकती है आपके पेपर में, तो मैंने तीनों बता दी। ओके, तो यही होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। एक एग्जांपल ले लो इसका, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जरूर आना चाहिए। ए इज सच दैट, या एक सेट लिया मैंने, एक्स इज सच दैट, एक्स जो है मान लीजिए बेटा मेरा 2 और 3 के बीच में है, ऐसे लिख लीजिए, वेयर एक्स बिलोंग टू आर, आर से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भाई रियल नंबर से तो बिलोंग करते ही है ना ये। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर इसको नंबर लाइन पे निकालना हो आपको, तो कैसे निकाल दोगे, ये लो। ओपन के लिए ध्यान रखना थोड़ा सा, ये 0 बेटा, ये -1, इधर तो माइनस इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। इधर 1 2 3 4 एंड इधर इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो 2 तो इंक्लूड नहीं है, 2 की तरफ तो ओपन साइन है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा मैंने, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया आपका। तो 2, 3 के साथ ये क्लोज साइन आ गया, 2 के साथ ये ओपन साइन आ गया, ठीक है। तो जब भी ओपन साइन आएगा, 2 के साथ ओपन साइन है ना बेटा, तो आप क्या करोगे, एक डॉट लगाओगे, ठीक है। और 3 के ऊपर क्या करोगे, ये वाला डॉट लगाओगे। क्या बोला मैंने, 2 के ऊपर डॉट लगाओगे, उसको डार्क डॉट मत करना, 3 के ऊपर आपको डार्क डॉट लगाना है। कहने का मतलब ओपन के साथ जो डॉट आएगा वो डार्क नहीं होगा, क्लोज्ड के साथ जो डॉट आएगा वो डार्क होगा। और इसको तो आप शेड करोगे ही, ठीक है बेटा, इसको आप शेड करोगे, जैसे इसमें पूरा शेड किया था मैंने, ओके। तो इसको डार्क शेड करना है। अब ये जो आपका ओपन डॉट है, इसको हम बोल देते हैं नोड, NODE। और ये तो खैर है ही, इसको डार्क डॉट को डार्क डॉट ही आप बोलिए। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई बेटा। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस सेट को या इस सेट को नंबर लाइन पे कैसे लेके आओगे, या फिर अगर ये नंबर लाइन आपको दी हुई है तो उसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो बेटा देखो, इसी को तो मैंने इंटरवल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। बात हो रही है क्लियर। चलो जी, थर्ड आता है बेटा, ओपन क्लोज हो गया। अब कर लो क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, या पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ ऐसे बेटा, कोई सेट A है, ये A के बराबर है लेकिन B के बराबर नहीं है, इसी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A, B, मैंने कहा ना क्लोज्ड ओपन, तो पहले क्लोज है बाद में ओपन है, या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये लो जी, ठीक है। बात हो गई क्लियर। एग्जांपल ले लो इसका एक, मान लीजिए कोई सेट M है, इसमें मैंने लिखा x इज सच दैट, ये लिखा बेटा मैंने, मान लीजिए -1 से लेकर और 3 के बीच, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू R। तो देखो बेटा मैंने ये सेट लिख दिया, ठीक है। तो आप देखना चाह रहे हो कि ये इक्वल टू है, यानी कि ये -1 से लेके 3 के बीच है, लेकिन पहले क्लोज्ड है फिर ओपन है। इसको नंबर लाइन पे मेनली आता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये आ गया जी आपका 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2, -3, ये आ गया बेटा -∞, ये आ गया 1 2 3 4 एंड आगे तक इसको लेके जाओगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, -1 पे तो डार्क डॉट कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये सेट हमारा बेटा कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, कैसे, -1 से लेकर 3 और 3 पे ओपन लगा दो, ठीक है। बात आ रही समझ में, -1 तो इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है, तो डार्क डॉट लगाओगे। यहाँ पे कैसे लगाओगे बेटा, बिना डार्क डॉट, ठीक है ना, यानी कि आपका ओपन डॉट भी बोल सकते हो आप इसको। और ये पूरी नंबर लाइन जो है बेटा, आप ये क्या कर दोगे, शेड कर दोगे, ये पूरी नंबर लाइन भी शेड होगी, ये बात ध्यान रखना। ये शेड नहीं होगा, बस ये डार्क डॉट नहीं लगेगा इसमें। बात हुई क्लियर। चलो जी, एंड लास्ट एंड फाइनल आपका बेटा इसमें आ गया सीधा सीधा ओपन इंटरवल।
ठीक है। तो ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करने के फिर से वही 3 तरीके, कौन से कि भाई a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, या फिर a कोमा b आप इस पे सीधा दोनों ब्रैकेट ओपन के लगा दो, या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे। ये दोनों ओपन के साइन होते हैं ना, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो। एग्जांपल ले लो कोई भी, मान लीजिए सेट है f, x इज सच दैट, मान लीजिए मैंने ले लिया आपका -2 से लेकर 3 के बीच, ठीक है बेटा, एंड x बिलोंग टू r। तो देखो मैंने ये सेट लिया, कोई इक्वल टू का साइन तो है नहीं, वैसे इसका मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे -2 -3, ठीक है ना। जब भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी होगी तो मैंने ऐसे लिखना भी आपको साथ साथ सिखा दिया, नंबर लाइन पे भी सिखा दिया, अलग अलग डिनोशन बेटा बता दी मैंने आपको। तो ये आ गया जी 0 -1 -2, ठीक है, -3, एंड इधर ही आपका आ गया बेटा -∞, ये आपका आ गया जी ∞, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो क्या है -2 क्या कैसा लगाओगे, बिल्कुल बिना डार्क वाला सर्कल, और 3 पे भी कैसा, बिना डार्क वाला सर्कल। लेकिन इन सब को आपको डार्क करना पड़ेगा बेटा जी, इन सब को आपको डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। -2 से लेके 3 तक, 3 के बीच है ना, तो वो तो हमने इंक्लूड नहीं किए हुए, उसको हमने शामिल नहीं किया, लेकिन उसके बीच तो सब कुछ है, ठीक है। तो इनके बीच हमने सारे नंबर लेने हैं। मेरे ख्याल से बेटा ये जो इंटरवल का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक मैं आगे चलता हूँ आप इसको नोट डाउन कीजिए जरा एक बार। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इसी में एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में पावर सेट, ठीक है बेटा, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है बेटा, इसमें हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ all the subsets, collection of all the subsets of a given set, ठीक है बेटा। कि एक सेट है ना, एक सेट हमें दिया होगा, उसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबको इकट्ठा कर लो, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट, ठीक है। और अब हम लेट करते हैं, लेट सेट ए, एक हमने एक सेट लिया ए, ठीक है बेटा, मान लीजिए उसमें मैंने लिखा x, y, ठीक है। तो अब ये बताओ इसके जो पावर सेट हो, सबसे पहले ये बताओ ए के जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा। सबसे पहले आपको सबसेट लिखने आने चाहिए, उसके बाद फिर पावर सेट जो है ना बनेगा। तो हम लिखेंगे पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के क्या सबसेट्स होंगे बेटा, देखो फाई हर किसी का सबसेट होता है, तो ए सेट का एक सबसेट तो हो गया क्या, फाई, तो फाई जो है ए का सबसेट हो गया। दूसरा क्या होगा बेटा, एक्स। अब ये बताओ एक्स जो है सेट है, और ये सेट, ठीक है ना, एक्स क्या बन गया बेटा, सेट। तो क्या ये इस सेट का, इस पूरे सेट का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक्स जो है बेटा इस पूरे का एक हिस्सा है। अगर ये हिस्सा है तो ये ए का क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया। फिर मैं लिखूंगा वाई, ठीक है, y क्या इस पूरे का हिस्सा है, डेफिनेटली है, तो ये भी इसका क्या हो गया, सबसेट। और पूरा अगर मैं इसको पूरे को xy ले लूं बेटा, तो क्या ये इस पूरे का हिस्सा है, डेफिनेटली है, xy का पार्ट हो सकता है। और वैसे ही मैंने बताया था कि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये बात उसी को फॉलो करती है। तो सबसेट अगर मुझे ए के लिखने तो बेटा ये आ गए। अब मुझे लिखना है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। टेंशन मत लो, एक दो एग्जांपल और लूंगा, बात पूरी क्लियर होगी। अगर यहाँ पे एक आधे एग्जांपल से नहीं क्लियर हो रही, एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो जी, पावर सेट ऑफ ए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, पी ए से। किससे, पी ए। पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने क्या कहा था बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। गिवन सेट क्या बेटा, हमें ए
ठीक है ना। अब इसके जितने भी सबसेट है ना उसको इकट्ठा कर लो। इसको इकट्ठा कैसे करेंगे, कुछ ऐसे, ये लो जी, x y और फाइनली एक्स वाई, ठीक है ना। सबको कलेक्ट कर लिया, यानी कि सबको हमने क्या कर लिया, एक ब्रेस में बंद कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा वो बताता हूँ, छोटा सा जोक कर रहा हूँ बीच में, कि एक हिस्ट्री टीचर और मैथ्स टीचर की ऐसी लड़ाई हो गई थी, ठीक है, कि सर मैं ना बहुत सारे, क्योंकि हिस्ट्री में आपने देखा होगा युद्ध घोड़े, ठीक है ना, सर मैं घोड़े लेके आऊँगा और आपके मैथ्स के सारे नंबर्स को मार डालूंगा। मैथ्स के सर क्या बोले कि मैं आपके जो भी घोड़े वगैरह हैं, जो भी आप लेके आओगे, मैं उन्हें ब्रेस में बंद कर लूंगा, ठीक है। तो ये बेटा जस्ट ऐसे जोक पे, तो आपने क्या करना है, जितने भी इसके घोड़े हैं ना, ठीक है ना, 1 2 3 4 सबको ब्रेस में बंद कर दो। तो जितने भी घोड़े हैं उसको जब आप ब्रेस में बंद कर दोगे ना, तो ये क्या बन गए, पावर सेट, ठीक है ना। इसने इनको बंदी बना लिया, ठीक है। तो किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनको बंदी बना लो, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, एक पावर सेट। बहुत सारी पावर आ गई अब इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल और लेता हूं, ओके। चलो ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया मेरा, एग्जांपल नंबर 2। चलो जी, एक मैंने आपको सेट दिया B और उसके अंदर मैंने डाल दिया मान लीजिए 1 2 3 और मैंने कहा राइट पावर सेट ऑफ ए। मैंने क्वेश्चन ही कर दिया बल्कि आपके लिए ना बेटा, मैंने कहा राइट पावर सेट ऑफ ए, ठीक है बेटा, सॉरी पावर सेट ऑफ बी, ठीक है ना। बी का पावर सेट लिखो, जैसे हमने ए का पावर सेट लिखा था ना, ऐसे बी का पावर सेट लिखो। तो आपने कहा सर पावर सेट लिखने से पहले ना मुझे सबसेट लिखने पड़ेंगे, तो सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी क्या होंगे बेटा, 5 तो सभी का सबसेट होता है। फिर आएगा बेटा 1 2 3, अब क्या, ये तो हो गए। फिर उसके बाद आएगा बेटा 1 2। हम मुझे ये बताओ ना, क्या 1 2 इस पूरे सेट का हिस्सा नहीं है, और जो हिस्सा होता है उसको ऐसे लिख दो भाई। सबसेट का मतलब क्या होता है, हिस्सा, पार्ट, ठीक है ना। तो आपको बी के हिस्से लिखने, तो 1 2 भी तो इसी का हिस्सा है। चलो जी 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 भी लिख सकते हो, 1 3 भी इसी का हिस्सा है, 2 3 भी है। अब आप कहोगे सर 2 1 लिख सकते हैं क्या, बेटा मैंने बताया था सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। चलो जी 1 3 2 3 हो गया, ओके बच गया। अब तो सीधा फिर 1 2 3, सीधा पूरा का पूरा 1 2 3। अगर आपको लिखना हो पावर सेट ऑफ बी, तो मैंने क्या कहा था, जितने भी सबसेट है ना उसको इकट्ठा कर लो, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो कर लो भाई, इनको ब्रेसेस में बंद कर दो, बस इतना काम करना है आपने, अगर आपको किसी भी सेट का पावर सेट लिखना है। वन टू 2 3 1 3 कोमा 1 2 3, ये लो जी, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी यानी कि पी बी ऐसे तो रिप्रेजेंट करोगे और पी भी लिखोगे, तो ये सारा आपका हो गया बेटा, ठीक है। तो आपने देखा एक ये चीज। अब मैं आपको नोट में एक चीज लिखवा देता हूं, ठीक है मेरा माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, ठीक है, इज इक्वल टू m। क्या कहा मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट ए में, किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए 2 हैं 4 है 10 है, मैंने हमें तो क्योंकि पता नहीं है, तो मैंने किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको m से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। कोई सेट है उसके अंदर कुछ m एलिमेंट्स हैं, जब मैं उस सेट a का पावर सेट लिखूंगा तो उसमें बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 raised to the power m। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, देखो जरा, मैंने 2 पर एग्जांपल दिए हुए हैं ना। तो पहले एग्जांपल में अगर आप देखोगे, इसमें नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए। ये बता दो पहले मुझे, ए सेट में कितने एलिमेंट है? 2 है ना? क्या कहा मैंने? 2 इक्वल टू 2 लिख दो। ठीक है, अब इसका जो पावर सेट है बेटा, ए का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर, क्या कहा था मैंने? ठीक है ना, 2 रेज़ टू दी पावर जितने भी एलिमेंट हैं बेटा, इसको हमने m माना था ना, तो 2 रेज़ टू दी पावर m यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर 2 यानी कि 4। चेक कर लो ध्यान से। उसके बाद अब आप इस वाले एग्जांपल पे आओ। इसमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इस बी सेट में कितने एलिमेंट है बेटा? 1 2 3। ठीक है ना, 3 लिख दो। तो मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। तो मैंने क्या कहा? 2 की उतनी पावर लगा दो जितने एलिमेंट हैं। एलिमेंट कितने हैं भाई? 3 ना, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 यानी कितना आ गया बेटा? 8 है ना। चेक कर लो बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई इसको एक ही मानना, ये एक है, ये एक है और ये पूरा भी एक है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट समझ में आया कि भाई किसी सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर के ऊपर बैठा दो उसको, तो उतने ही एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट के पावर सेट में होंगे। बात हुई क्लियर? इसके बाद बेटा मैं आगे आता हूं किस पे? पावर सेट हो गया क्लियर, पावर सेट हो गया। फिर आता है बेटा एक यूनिवर्सल सेट। ओके चलो मैं इसको इधर ही क्लियर कर लेता हूं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बेटा, यूनिवर्सल सेट इसको हम बोलते हैं पापा सेट। तो इट इज द फादर सेट, इट इज द फादर सेट ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है जी, ये फादर सेट है किसका? किसी दिए हुए सेट का। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने लिखा, एक सेट लिखा मैंने बेटा, सेट ऑफ लाइक आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब मैंने बी सेट लिख दिया, सेट ऑफ मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये मैंने 2 सेट लिखे, तो इन दोनों का पापा क्या हो गया? ट्रायंगल। अरे भाई ट्रायंगल किसी भी तरीके के लो, ठीक है ना, ट्रायंगल किसी भी तरीके के लो, आइसोसेल्स लो या इक्विलेटरल लो, तो है तो वो ट्रायंगल का हिस्सा। ठीक है, तो इनके लिए बेटा, इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, इन सभी का डैडी, ठीक है ना, तभी तो बोला मैंने फादर सेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो वो बनेगा बेटा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बनेगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। बात आई समझ में कि भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल एक सेट है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेट। दो, आपको 2 कंडीशन दे दी मैंने, 2 सेट दे दिए। फिर मैंने पूछा बताओ इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, तो भाई इन के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए। एक एग्जांपल लिया मैंने, मेल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, कि भाई आपके स्कूल में मेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? तो बेटा इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं। अच्छा पहले इसको कर लो। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया क्या? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को बेटा हम यू से डिनोट करते हैं, ये मैं बताना भूल गया इधर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या बन गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अरे यार ये बताओ ना, स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसी में से तो हम मेल स्टूडेंट लेंगे या नहीं लेंगे? चाहे मेल स्टूडेंट लो या फीमेल स्टूडेंट लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी गिवन सेट होगा, ठीक है ना, उसका यूनिवर्सल सेट आपको ऐसे चूज करना है। ठीक है, यानी कि ऐसा सेट चूज करना है जिसके अंदर वो लाई करता हो। अब मैं जैसे बोलता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है बेटा यूनिवर्सल
सॉरी रियल नंबर का हिस्सा है। होल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि जो आपका होल नंबर है वो इसका रियल नंबर का हिस्सा है। ठीक है बेटा, तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी भी पार्ट में किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में। ओके, और तो मेरे ख्याल से तो अब आपका जो इंट्रो है बेटा एक्सरसाइज 1.3 का ओवर हो गया। सो टिल देन नोट इट डाउन।